Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 388 गीता की नफरत और मौत। तो गीता आपने सेंस में आई वो समझ गई, ये सब उसका सपना नहीं है, बल्कि सच में संजय जी उसके सामने खड़े हैं। संजय जी आप जिंदा है, प्लीज मुझे बचाए। गीता को अब भी होश नहीं था कि वो किस सिचुएशन में है। संजय जी को देखकर तो उसकी आंखों में चमक आ गई थी। अगर अब नीरज से डाइवोर्स हो गया है तो कोई बात नहीं, अब जब संजय जी जिंदा है तो उसे उस नीरज की क्या जरूरत है। वो जवान थी, अभी भी खूबसूरत थी, बस 35-36 साल की थी वो अपनी जिंदगी क्यों नीरज के पीछे बर्बाद करे। अब आगे। वहीं उसकी बात सुन मार संजय जी तो हैरान रह गए। क्या ये औरत पागल हो चुकी है, वो ये कैसे सोच सकती है कि वो उसे बचाएगा। अगर उसका बस चले तो वो इस औरत को दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत देना चाहता था, और ये औरत उससे ही खुद को बचाने के लिए कह रही है। वहीं कैसे ही टाइगर ने संजय जी के गुस्से को देखा। उसने गीता पर जोर से दहाड़ा, और इस दहाड़ की वजह से गीता फिर से डर कर पीछे जाने लगी। नहीं, क्या सच में संजय जी जिंदा है, मैं कहीं फिर से सपना तो नहीं देख रही हूँ। संजय जी क्या आप सच में जिंदा है। अब वो समझ गई थी कि संजय जी ने ही मोक्ष से कहकर शायद उसे यहाँ कैद किया है। क्यों, क्या उसने जो जो किया था सब कुछ नीरज ने इन्हें बोल दिया है। वो तो कुछ और ही सपने सजाने लगी थी। अब वो और भी डरने लगी। इस वक्त वो पूरी तरह से होश में भी आ गई थी। तभी उसके जान में शांत मगर खतरनाक आवाज गूंजा। गीता, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। तुम सब कुछ करना चाहिए था, पर तुम्हें मेरी जान को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। फिर तो तुमने तो ना सिर्फ मेरी जान को हाथ लगाया, बल्कि तुमने हमारे पहले बच्चे को भी मारने की साजिश किया। फिर मीता की एक्सीडेंट करके मरने की भी की बार कोशिश किया। एक बार तो तुम सफल भी हो गई और मेरी जान को कोमा में पहुंचा दिया था। फिर जब मीता पाठक फैमिली में थी, कोमा में थी, तब भी तुमने उसे कई बार मारने की कोशिश की। फिर तुमने मेरे बेटे को भी जहर देकर मारने की कोशिश की। ये गलती तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बताओ किस तरह की मौत चाहती हो तुम। आखिरकार तुम मेरी जान की बहन जो हो। मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसके कहे मुताबिक मैं तुम्हारी एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरा कर ही सकता हूँ। संजय जी की मुंह से आपने लिए सारे गुनाह सुनकर गीता की तो मानो दिल ही कांप उठा। क्या सच में इसे सब पता चल चुका है। जरूर उस नीरज ने बताया होगा, ये सोचकर गीता गुस्सा हो गई। पर यहाँ वो अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल सकती थी। उसने हिम्मत करके नीरज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब पागलपन और गुस्सा झलक रहा था। संजय की मुंह से मीता के लिए इतना प्यार भरा बात सुनकर गीता पागल हो रही थी। जिस इंसान को गीता ने पहले पसंद किया था, वो उसका होना चाहिए था। वो गुस्से से बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो यही डिजर्व करती थी। बचपन से ही उसे सब कुछ बेस्ट मिला, पर मुझे हमेशा उससे कम ही मिला। मैं भी तो पाठक फैमिली की बेटी थी, फिर मुझे मीता से कम क्यों। सब मुझसे ज्यादा मीता से प्यार करते थे, क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रत्नाकर पाठक की छोटे भाई की बेटी थी। मेरे मोम डैड की आधी बिजनेस डूब गई, उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, सिर्फ भाई था मेरे पास। पर मीता के पास उसका पूरा परिवार था। मुझे उससे उसकी फैमिली को छीन लेना चाहिए था। सब सिर्फ मीता की तारीफ करते थे, सब उसके आगे पीछे ही घूमते थे। क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी, मुझे उसकी खूबसूरती से भी नफरत थी। अगर वो खूबसूरत ना होती तो क्या कोई उसकी तारीफ करता। स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम तक सब उसे ज्यादा पसंद करते थे। लड़के तो उसके पीछे हमेशा लगे रहते थे। मुझे उससे इस वजह से भी नफरत होती थी। फिर मैंने एक दिन रेस्टोरेंट में तुम्हें देखा। उसी दिन मैं तुम्हें पसंद करने लगी, और मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें ढूंढकर अपनी लव कॉन्फेस करने वाली थी। मैंने सोच लिया था अब से मैं बुरी नहीं बनूंगी, और तुम्हारी दिल जीतूंगी। पर उससे पहले ही मैंने मीता को तुम्हारे साथ देखा, और मीता ने तुम्हें लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया और बोली, वो तुमसे प्यार करती है। उस दिन मेरी नफरत मीता के लिए और भी बढ़ गई। फिर मैंने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की। मैंने सोचा था नीरज और मीता की शादी के बाद मैं उससे और नफरत नहीं करूंगी, पर तुमने उससे शादी कर दी लिया। मेरे भाई ने ही तुम दोनों की मदद की, इसलिए मीता के बाद मुझे उसे भी मारने का मन हुआ। नीरज भी सिर्फ मीता से प्यार करता था, क्यों, सिर्फ वो सुंदर है इसलिए ना।
क्यों सब उसे ही प्यार करते थे, मुझे क्यों नहीं? आप ही बताओ संजय, क्या कमी है मुझ में, आपने मुझे क्यों नहीं चुना? आपने उस मीता को क्यों चुना? अगर ऐसा ना करते आप तो मुझे इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर संजय जी नफरत से उसे देखने लगे और बोले, तुम्हें और मैं पसंद करता, तुम्हें देखकर मुझे सिर्फ घिन आती है। तुम्हें जानना है ना कि मैंने मीता को क्यों चुना? क्योंकि मैं इस दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, उसकी दिल की खूबसूरती के लिए भी। मेरी मीता के पास एक बहुत खूबसूरत दिल है जो दूसरों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती, चाहे वो उसकी दुश्मन ही क्यों ना हो। तुम जानती हो कोई तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि तुम्हारे पास एक काला दिल है जो हमेशा घटिया सोच और बुराई से भरा हुआ है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, अपनी बेटी के लिए भी नहीं है। और मेरी बीबी, उसने तो पहले तुम्हारी बारे में कभी गलत भी नहीं कहा है। और तुम उसकी फैमिली छीनना चाहती थी। मीता ने तुम्हारे साथ भीख में उसकी फैमिली को शेयर किया, क्या ये बड़ी बात नहीं थी? धीरज, बिपिन मीता से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करते थे, ताकि तुम्हें माँ बाप की कमी कभी महसूस ना हो। नफरत तुम्हें बल्कि मीता को तुमसे करनी चाहिए थी, पर उसने कभी तुमसे नफरत नहीं किया। नितिन मीता से थोड़ा ज्यादा प्यार करता था तो क्या हो गया? एक भाई के बदले तुम्हें दोनों भाई का प्यार ज्यादा मिल रहा था। उन्होंने तुमसे कुछ नहीं लिया पर तुम पर लाखों खर्चा किया। मीता भी जो खुद के लिए लाती थी, तुम्हारे लिए भी वो लाती थी। क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन थी, और मैंने मीता की उसी खूबसूरत दिल को देखकर प्यार किया, जिसमें दूसरों के लिए नफरत नहीं प्यार था, और तुम्हें तो मैं देखकर ही समझ गया था। तुम कोई अच्छी और दिल की साफ लड़की नहीं हो। मीता मेरी जिंदगी में नहीं भी आती तो भी मैं तुम जैसी घटिया बदमाश औरत को कभी नहीं चुनता। अगर तुम अच्छी होती तो नीरज जरूर बदल जाता। उसकी जिद आगे बढ़ी, उसकी नफरत बढ़ा, उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। वो दिल से कभी भी बुरा नहीं था, अगर तुम्हारे बदले वो किसी और से शादी करता तो मुझे विश्वास है कि वो जरूर उस लड़की की अच्छाई से बदल जाता। पर तुमसे शादी करके वो और भी नफरत में उलझ गया। तुम जिसे भी शादी करती तुम जरूर उसकी जिंदगी और उसकी फैमिली को बर्बाद कर देती। संजय जी की एक एक बात गीता की दिल को चीर रहा था। क्या सच में वो इतनी बुरी थी? नहीं नहीं, मैं गलत नहीं थी। मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो किया सब कुछ ठीक किया। गीता पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। तुमने प्लान किया था ना, मेरी जान को पहाड़ी से गिरा कर मरोगी ताकि उसकी बॉडी भी पूछना में ना आए। अब तुम्हारी बॉडी भी किसी की पहचान में नहीं आएगी। इतना कहकर उसने एक गार्ड को इशारा किया तो वो गार्ड गीता को हंटर से मारने लगा। गीता की चीख उस रूम में गूंजने लगी। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी तुम्हारी या मीता की रास्ते नहीं आऊंगी, गीता कराहते हुए बोली। पर गार्ड्स को रुकने का कोई मतलब नहीं था। उन लोगों ने भी सुना था कि इस औरत ने क्या किया है। उन सब की गीता पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर में गीता जी की शरीर से हर जगह से खून बह रहा था। अब वो समझ गई थी कि अब वो जिंदा नहीं रहने वाली थी। पर मीता के लिए मरते हुए भी उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। शेर ने भी उसकी शरीर की कई जगह को नोच लिया था। वो बहुत बुरी हालत में थी, उसके अंदर एक सांस बची हुई थी। और आखिरी टाइम पर ही उसे दीपिका का ख्याल आया। उसकी बेटी शायद दुनिया में वो ही उसे सच में प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ कुलकर्णी हाउस में माधव कुलकर्णी पूरी तरह से हताश ही चुका था। मधुलता उसे बार बार पुलिस स्टेशन से कॉल कर रही थी। उसने पुलिस के आगे सच को नकार दिया था और हर बार एक नया झूठ बोलती थी। मधुलता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं था। पर फिर भी मोक्ष और ईशानी इसमें इन्वॉल्व थे तो मधुलता का तो जेल जाना तय था। पर मधुलता चाहती थी माधव उसे बचाए, क्योंकि वो पंकज की मां थी और पंकज उन दोनों का बेटा था। भले ही उसने उसे पहले धोखा दिया था, पर उसके लिए उसने एक बेटा पैदा किया था। माधव ने गुस्से से फोन को कान से दूर करते हुए बोला, तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे कॉल मत करो, मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया और सोफे पर सिर पर हाथ रख के बैठ गया। ये औरत उसका दिमाग खराब कर देगी। अभी तक तो शिवानी और पंकज भी उसे माफ नहीं कर रहे थे। शिवानी तो डे से उनसे नफरत ही करने लगी थी। और पंकज तो शिवानी से भी पहले उनसे नफरत करता था। उसने तो उनके मुंह पर कहा कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता है, इसलिए उनसे दूर रहेगा।
दोनों घर से बाहर जाकर रहना चाहते हैं, पर सरोजा जी की वजह से अभी तक घर में है। उन्हें लेकर वो कैसे उनकी केयर करेंगे? जब वो दोनों चले कॉलेज या जॉब पर जाएंगे तो भला घर में कौन होगा उनका ख्याल रखने के लिए? वहीं पुलिस स्टेशन में मधुलता ने गुस्से से फोन को फेंक दिया। उसके सामने जूही खड़ी थी, वो गुस्से से बोली, मोम ये आपने क्या किया, आपने फोन क्यों फेंका? उसने फोन उठाया, फोन थोड़ा बस स्क्रैच हुआ था तो उसने राहत की सांस लिया। क्योंकि इन दिनों उसने आपने जो सारे सामान बाहर फेंक दिया गया था, उसमें कुछ ज्वेलरी था जिसे खरीद कर उसने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था जो वो एक और फोन खरीद पाए। पर अच्छा हुआ ये नहीं टूटा, ये फोन भी बहुत महंगी थी, जिसे उसने माधव जी से गिफ्ट की तौर पर मंगवाया था, सिर्फ शिवानी के आगे शो ऑफ करने के लिए। उस माधव ने फिर से मेरी मादा करने के लिए और यहाँ से निकालने के लिए मना कर दिया। मधुलता गुस्से और नफरत से झुंझलाते हुए बोली, तो अब हम क्या करेंगे मोम, मेरे पास तो आपको बाहर निकलने को पैसा नहीं है, मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है। जूही रोने लगी, उसने सारा पैसा लगाकर एक छोटा सा 1 BHK का फ्लैट खरीदा था, पर अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। उसने जल एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करके खाना खाया था। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी परेशानी नहीं देखी थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी, उसे वो नॉर्मल खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहती थी उसकी मोम फिर से कुलकर्णी खानदान में वापस चली जाए, ताकि वो कुछ करके वापस आ सके। अगर वापस ना आ सके तो कम से कम उसे उसकी मोम पैसा भेज सके। तुम चिंता मत करो, रो मत, मेरे पास कुछ प्लान है, मधुलता बोली। तो जूही उनकी बात सुनने लगी। थोड़ी देर में एक पुलिस ऑफिसर आकर बोला, मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। जूही वहां से वापस चली गई, पर वो अब थोड़ा रिलैक्स भी थी। रात का वक्त, मोक्ष और ईशानी की रूम में तेज तेज सांसों की आवाज आ रही थी। मोक्ष ईशानी के ऊपर था और उसे किस करते हुए उसकी नेक से के करसिने तक लव बाइट दिए जा रहा था। वहीं ईशानी की सिसकियों की आवाज रूम में मोक्ष की सांसों के साथ गूंज रही थी, और ईशानी की ये सिसकियों की आवाज मोक्ष को और भी एक्साइटेड कर रहा था। मोक्ष धीरे धीरे उसकी नेवल पर आ गया और वहां किस और बाइट करने लगा। ईशानी की हाथ मोक्ष की बालों में चलने लगी। मोक्ष फिर से ईशानी की होंठों पर आ गया और उसकी होंठों को पागलों की तरह किस और सक करने लगा, और फिर ईशानी में समा गया। ईशानी की हाथ मोक्ष के पीठ पर कस गई।